रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी राखी के साथ रहा करता था। मोहन बहुत गरीब था। वो गांव के ही जमींदारों के खेतों में काम किया करता था और उससे ही एक वक्त का खाना जुटा पाता था। वहीं मोहन का बड़ा भाई रवि, जो शहर में अच्छा खासा काम कर रहा था, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जी सुनिए, दिवाली आने वाली है। इससे पहले कि बच्चे कहें मुझे नए कपड़े और पटाखे ये सब चाहिए, मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। राखी, मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे दिवाली पर पुराने कपड़े पहने। मैं कोशिश करूँगा कि मैं खेत में काम करके समय निकाल कर कुछ और भी करूँ। हाँ, तुम जिंदगी भर दूसरों के खेतों में काम करते रह जाओगे, लेकिन कभी आप अपने भाई की बराबरी नहीं कर पाओगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मत करो उन पर अंधा विश्वास। अरे तो उन्होंने कहा भी है इस महीने दिवाली में वो आएंगे और मेरी खेती जो उन्होंने जमींदार के पास गिरवी रखी है उसे छुड़वा कर देंगे। अब भी इतना अंधा विश्वास है? तुम नहीं सुधरोगे। लगता है तुम्हें एक दो बार और धोखा मिलना ही चाहिए। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं जा रहा हूँ खेत। मोहन इतना बोलकर खेत चला जाता है और राखी भी घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। मोहन आने वाली दिवाली को लेकर बहुत परेशान होता है कि दिवाली में वो बच्चों के कपड़े और दिवाली कैसे मना पाएगा। एक रोज सुबह सुबह मोहन अपने गाय भैंस को चरा कर आ रहा होता है। तभी मोहन का बड़ा भाई रवि सूट बूट में आता है। साथ में मोहन की भाभी और उनका बेटा भी साथ होता है। ठीक है, अब हट, कपड़े गंदे हो रहे मेरे। अजी, मुझे तो यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इस छोटे से घर में हम कैसे रह पाएंगे? अरे हम यहाँ ना सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं। अब जैसे ही काम हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। आइए ना भैया भाभी। राखी कहाँ हो? अरे देखो तो भाई कौन आया है घर पे। जी नमस्ते, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राखी जैसे ही पानी लाने रसोई में जाती है, पीछे से मोहन भी राखी के पास जाता है। राखी, भैया भाभी जितने भी दिन रहे वो हमारे घर मेहमान हैं। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो ये हमारे लिए तो फिलहाल भगवान समान ही हैं। हमारे घर के हैं तो मेहमान ही ना। ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन इस बार अगर वो जमीन छुड़वा कर नहीं गए ना, तो मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब इसके लिए चाहे कितना भी ड्रामा क्यों ना हो जाए। हाँ, मैं खुद ही भैया से कहूँगा कि वो इस बार हमारे खेत को छुड़वा कर दे। मोहन का बड़ा भाई रवि यहाँ आया ही था अपनी और मोहन की जमीन छुड़वाने, जो उसने अपनी नौकरी के लिए गिरवी रखवाई थी मोहन की शादी से पहले। लेकिन जब रवि जमींदार से बात करने जाता है तो जमींदार रवि को दिवाली के बाद ही खेत देने की बात कहता है। अभी जमींदार के पास गया था, बात करके आया हूँ उससे। उसने कहा है कि दीपावली के बाद ही वो दे पाएगा खेत हमारी। अभी थोड़ा काम में बिजी है वो, तो कल सुबह ही हम यहाँ से निकल रहे हैं। भैया, अब आए हो तो रुक जाओ। 5 दिन की ही तो बात है, बार बार थोड़ी ना आना जाना होगा। एक तो इतने सालों में गाँव आए हो आप। नहीं जी, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मुझे तो यहाँ गोबर की घर बाहर हर जगह बदबू आती है और ऊपर से खाट पर नींद भी नहीं आती। रवि भी मोहन की बात मान लेता है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो अगर शहर गया तो वापस आ नहीं पाएगा। इसलिए वो अपनी पत्नी को समझाता है और इसी बीच दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। सुनिए, अगर आपकी यही जिद है कि हम इस दिवाली यहीं इस गरीब खाने में रुकने वाले हैं, तो मुझे और मेरे बच्चों को इनकी तरह फटे पुराने कपड़े और बिना मिठाई के दिवाली नहीं मनानी। अरे किसने कहा तुमको कि हम सूखी दीपावली मनाएंगे? मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं लेके आऊंगा बाजार से मिठाई और गोलू के लिए कपड़े भी। और मेरे लिए चाचा, मेरे लिए नहीं लाओगे आप कुछ? मैंने पापा को कहा था कि वो इस दिवाली मेरे लिए कपड़े ला दे, लेकिन उनका तो काम ही नहीं चल रहा। हाँ, अपने बाप की कितनी फिक्र है इसे। अभी पहले ढंग से बोलना सीख ले, फिर अपने बाप और अपनी गरीबी के दुख गाती फिरियो। दीदी, आप ये मेरी बेटी से कैसी बात कर रही हैं? वो बच्ची है। आ गई तो तू, जरूर तूने ही इसे सिखा के भेजा है ना। जा तेरे शहर वाले चाचा से कपड़े मांग ले, तो खजाना लेकर आए होंगे जो तुझे कपड़े दिलाएंगे। उन पैसों के लिए भी ना पैसे कमाने पड़ते हैं। सीमा, चल बेटा अंदर। मैंने तेरे पापा को कहा है कि वो इस दिवाली कपड़े लेकर आए,
तो तू क्यों गई कपड़े के लिए अपनी चाचा जी को कहने के लिए? कोमल, इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? वो बच्ची है, अगर उसने कुछ मांग लिया तो क्या बुराई हो गई? देर शाम रवि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाजार जाता है, जहाँ से वो कपड़े, मिठाई और पटाखे की खरीदारी करता है। इधर मोहन को राखी सारी बात बताती है। देखो राखी, वो पैसे वाले लोग हैं और हम गरीब। सीमा से कहना उसके पापा आज ही उसके लिए कपड़े लेकर आएंगे। मुझे तो दीदी की बात बहुत बुरी लगी है। मैं भी बस इसलिए चुप हूँ कि इस बार ये खेत छुड़ा कर जाएं, तो हमें भी जमींदार जी के खेत में काम करके मरना ना पड़े। अब देर शाम रवि अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर आता है, तो कोमल कपड़े दिखाकर राखी से कहती है, देख राखी, पूरे 2000 की है ये साड़ी। देख कितनी सुंदर है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। और गोलू के पापा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये महंगी है, क्यों ले रही है। वैसे तुझे मोहन ने कैसी साड़ी लाकर दी है? नहीं, मैंने इस बार साड़ी नहीं ली दीदी। इस बार थोड़ी तंगी चल रही है, तो पिछले साल वाली साड़ी ही पहन लूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, तेरे पास पैसे भी कहाँ से आएंगे। अजी सुनिए, कल दिवाली है, तो आप गोलू के लिए और भी पटाखे ला देना। माँ ने मना किया कि चाची और चाचा या फिर गोलू से कुछ नहीं मांगना, लेकिन ये लोग कितना सारा सामान लेकर आए हैं। अरे ये पटाखे कम है क्या? अगर कम होंगे तो और मंगवा लूंगा। खुश? अब अगले रोज दिवाली वाले दिन सुबह से ही पूरे गांव में दिवाली को लेकर रौनक रहती है और सभी दिवाली की तैयारियों में भी लग जाते हैं। और देर शाम राखी अपने पिछले साल वाली साड़ी पहनती है और सीमा के लिए मोहन सस्ती सी फ्रॉक ला देता है और खुद वो पुराने कपड़े में होता है। लेकिन दूसरी तरह मोहन का भाई रवि, उसका परिवार बन ठर कर निकलते हैं। भैया, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, तुझे भी। पापा, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। अरे हाँ सीमा, ले, गोलू से ले ले। और तू कितना जला लेगी? ज्यादा थोड़ा बहुत ही जलाएगी। गोलू दे दे सीमा को। कोई जरूरत नहीं है गोलू के पटाखों को हाथ लगाने की। अपने बाप को कह ला कर देंगे। बड़ी आई पटाखे जलाने वाली, आज से पहले तो कभी पटाखे देखे भी हैं। सीमा, आजा बेटा, हम पूजा करते हैं। छोटे बच्चे पटाखे नहीं जलाते। राखी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रवि और उसकी पत्नी दिखावा ज्यादा कर रहे थे। यहाँ तक कि वो बच्चों को भी अपनी अमीरी और गरीबी का एहसास दिला रहे थे। अच्छे कपड़े, मिठाई, बाहर का खाना। लेकिन मोहन आज के दिन भी बताशे का प्रसाद और खाने में दाल चावल खाकर रहने वाला था। लेकिन इधर अचानक बाहर से कोमल के चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे बचाओ, मेरी साड़ी में आग लग गई, कोई तो बचाओ। अरे दीदी रुकिए, अब इधर उधर मत भागिए। कोमल, तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं जेठ जी कैसे इनकी साड़ी में आग लगी। ये चिल्लाई तभी मैं बाहर आई तो ये सब देखा। जरूर ये काम तेरी पत्नी का है मोहन। मैं जिस दिन से आया हूँ मेरी पत्नी तेरी पत्नी को भा नहीं रही है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? नहीं जेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बनती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी ओछी हरकत करूंगी। नहीं, ये तो गोलू ने किया है। उसने ही फुलझड़ी जलाकर मुझ पर फेंकी और मेरी साड़ी में आग लग गई। हाँ, मैं तो आग बुझाने के लिए आई थी। मुझे माफ कर दे राखी, मैंने तुझे समझा नहीं। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन तूने अपनी परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसे माफी मत मांगिए। इस हादसे के बाद कोमल भी राखी के लिए अपनापन दिखाती है और वो मोहन का खेत जो जमींदार से छुड़वाती ही है, बल्कि अपना खेत भी मोहन की देखरेख में छोड़ जाती है। रिया ने फाइनली अपने घर वालों को अपने बॉयफ्रेंड अक्षय के बारे में बता दिया था और आज अक्षय अपने पिता आलोक के साथ रिया के घर आने वाला था। रिया और उसकी छोटी बहन माया किचन में उनकी आने की तैयारियों में लगी थी। तभी वहाँ उनकी माँ सुजाता आती है और बोलती है, रिया बेटा, वो लोग आ गए हैं, चलो तुम दोनों भी बाहर आ जाओ चाय नाश्ता लेकर। जी माँ, हम बस अभी आते हैं, आप जाओ बैठो उनके साथ। सुजाता बाहर जाकर अक्षय और उसके पिता से बातें करती है। इतने में रिया और माया चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और रिया नाश्ता टेबल पर रखकर आलोक के पैर छूती है, जिस पर आलोक बोलता है,
अरे वाह, तो ये है हमारी होने वाली बहू। अक्षय बेटा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मुझे तो रिया बहुत पसंद आई। आएगी कैसे नहीं अंकल जी, मेरी बहन लाखों में एक है। अच्छा जी, वैसे ना आप भी कम नहीं है, अपनी बहन की परछाई हैं। वैसे भाई साहब, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता आप अक्षय के पिता हैं। इस उम्र में भी खुद को इतना मेंटेन किया हुआ है आपने। अरे आंटी जी, आपको नहीं पता, जब मैं कॉलेज में था ना, तब पेरेंट्स मीटिंग में टीचर को लगता था कि मैं अपने पापा नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के साथ आया हूँ। अब क्या करे बहन जी, अक्षय की माँ तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चली गई थी। उसके बाद बेटे की चिंता में ना सही से खाना हुआ ना पीना हुआ, तो इस चक्कर में ना थोड़े पतले हो गए। फिर जब अक्षय बड़ा हुआ तो खुद पर ध्यान दिया और थोड़ी सेहत बना ली। सही है अंकल जी, शक्ल से उम्र का अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, अगर आपको मेरी दीदी पसंद है अपनी बहू के रूप में, तो आज ही सगाई कर दे। नेकी और पूछ पूछ। दोनों परिवार मिलकर अक्षय और रिया की सगाई कर देते हैं और 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त होता है। इस 1 महीने में कई बार शादी की शॉपिंग और दूसरे कामों के चलते दोनों परिवार मिलते रहते हैं और एक दूसरे के घर भी आना जाना होता था, जिसके कारण माया अपनी ही बहन के ससुर पर अपना दिल हार देती है। शादी को अब 2 दिन बचे थे, जिस पर माया संगीत की रात आलोक को अकेले में बुलाती है, जहां आलोक बोलता है, क्या हुआ माया बेटा, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? बेटा या बेटी नहीं हूँ मैं आपकी। देखिए, मैं अभी जो आपसे कहना चाहती हूँ आपको वो ध्यान से सुनना होगा। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? देखो, ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है, समझी तुम? ये कोई मजाक नहीं है, मुझे आपसे सच में प्यार है। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरी बहन के होने वाले ससुर हैं और आपकी और मेरी एज में इतना अंतर है। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे अपना लो। ये कभी नहीं होगा, जाओ यहाँ से। इससे पहले ना मैं तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी माँ और बहन को बताऊं। आलोक इतना बोलकर जाने लगता है। तभी माया अपने साथ छुपा के लाया हुआ चाकू निकालती है और खुद की कलाई काटती हुई बोलती है, जाओ बता दो, मुझे तुम नहीं मिले तो मुझे जीना ही नहीं है। इतना कहकर वो नीचे गिर जाती है और आलोक घबरा जाता है। वो जल्दी से उसको छुपते छुपाते हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर इलाज तो कर देते हैं, लेकिन पुलिस कंप्लेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये खुदकुशी का मामला था। जिस पर माया होश में आकर डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मैंने खुदकुशी नहीं की थी, वो मैं एप्पल काट रही थी और चाकू स्लिप होकर मेरे हाथ पर लग गया। अब मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, मेरी बहन की शादी है। माया के खुद को ठीक बताने पर उसको कुछ ही देर में घर जाने देते हैं और जब वो आलोक के साथ घर आती है तो सभी उसके हाथ पर पट्टी देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ भी हॉस्पिटल वाला बहाना बना ही देती है। अब अगले दिन शादी की तैयारियों के बीच माया आलोक को खुद से शादी करने के लिए मना लेती है और जब रिया अक्षय की शादी हो जाती है तो वहाँ माया भी दुल्हन बनी आती है और सबके सामने बोलती है, इस मंडप में 1 नहीं 2 शादी होंगी, अभी 1 शादी और बाकी है। ये क्या बोले जा रही है तू? और ये शादी का जोड़ा क्यों पहना है? क्योंकि मैं भी आज इसी मंडप में शादी करूंगी, वो भी अपने प्यार से। आ जाइए आप। माया के बुलाने पर आलोक दूल्हा बनकर आ जाता है, जिसको देखकर अक्षय और रिया हैरान हो जाते हैं। शादी में आए सभी लोग इधर उधर की बातें बनाने लगते हैं, लेकिन माया सब कुछ नजरअंदाज करके आलोक से सबके सामने शादी कर लेती है। अपनी बेटी की इस हरकत से सुजाता उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन अक्षय और रिया की शादी तो हुई थी और अब अपने घर से विदा लेकर रिया अपने ससुराल आती है, जहां दरवाजे पर पहुंचकर अक्षय बोलता है, रिया माफ करना, इस घर में तुम्हारा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है, चलो सीधा अंदर ही चलते हैं। जी अक्षय जी। रिया और अक्षय जैसे ही अंदर आने लगते हैं, तभी अंदर से माया हाथों में आरती की थाल लिए आती है और उनको रोकते हुए बोलती है, रुको बहू रानी, इस घर में अब तुम्हारी सास है जो तुम्हारा स्वागत करेगी। ये क्या बकवास कर रही हो माया, हटो मेरे सामने से। मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना तुमसे बात करनी है। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मुझे तो एक सास बनने का फर्ज पूरा करना पड़ेगा। आखिर मैं तुम्हारे ससुर की पत्नी हूँ। चलो आओ अक्षय बेटा और रिया बहू, आरती उतरवाओ। माया आरती उतारने लगती है, लेकिन तभी अक्षय आरती की थाल पर हाथ मारते हुए उसे गिरा देता है और गुस्से में बोलता है, माया बस बहुत हुआ,
मुझे नहीं पता पापा ने तुमसे शादी क्यों की और तुम उनकी पत्नी कैसे बन गई, लेकिन तुम मेरी माँ और मेरी बीवी रिया की सास नहीं हो, समझी? अक्षय की ये बात कुछ दूर खड़ा आलोक सुनता है, जो वहाँ आकर अक्षय से बोलता है। ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का अक्षय? बोलो मत, मैंने माया से शादी करी है और अब ये तुम्हारी माँ और रिया की सास है। मैं अपनी बहन को अपनी सास नहीं मानती और मुझे अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे लिए मेरी बहन भी मर गई है। गुस्से में रिया और अक्षय अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ ये सब होने के कारण रिया बहुत रोती है और अक्षय उसको चुप करवाता है। अगले दिन सुबह रिया की मुंह दिखाई का फंक्शन था, लेकिन इतना सब होने के बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं था नीचे जाने का। पर अक्षय के कहने पर वो तैयार होकर नीचे गई तो नीचे माया पहले से तैयार खड़ी थी। मोहल्ले की औरतें आ चुकी थी और माया अपनी बहन रिया के आने पर सबसे बोलती है। लो, आप सबको मेरी बहू का इंतजार था। आ गई मेरी बहू। रिया बहू, यहाँ आकर बैठ जाओ। क्यों यहाँ तमाशा करने में लगी हो? जाती क्यों नहीं यहाँ से? तेरी सास हूँ मैं, तो थोड़ा तमीज से। अगर तूने सबके सामने मेरी इंसल्ट की तो मैं भी अपना सास वाला रूप दिखा के तुझे सबके सामने जलील करूँगी। दोनों बहनों को आपस में खुसर फुसर करते देख पड़ोसन कमला बोलती है। अरे देखो तो बहन, ये सास बनी है तो कैसे दोनों खुसर खुसर कर रही हैं। सही है आलोक भाई साहब का, अपनी ही बहू की छोटी बहन को फंसा लिया। बताओ, इस उम्र में अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कराए। आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी से शादी करी है उन्होंने, तो क्या दिक्कत है आपको? और ये मत भूलिए, आप मेरे ही घर में मेरी ही पति के बारे में बोल रही हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। यहाँ मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए आई है ना, वो ही करिए और जाइए। हमें भी शौक नहीं है यहाँ आने का। चलो बहन, वैसे भी मुंह दिखाई किसकी करे, यहाँ तो सास बहू दोनों ही एक साथ बिहा के आई हैं। कमला वहाँ से सभी औरतों को लेकर चली जाती है, लेकिन इन सब से रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है। क्यों? आखिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा माया? मेरी बहन ही मेरी सास बनकर क्यों आई मेरी जिंदगी में? तुझे सच में पापा जी से प्यार है या बस तूने अपने कुछ समय के आकर्षण में आकर इतना बड़ा फैसला लिया? दीदी, तुम अपनी बहन को इतना भी नहीं जान पाई। अरे सच में मुझे आलोक जी से प्यार है। मैंने तुम्हारी शादी की तैयारियों के दौरान जाना कि वो कितने अकेले हैं। बेटी की शादी की तैयारियों में अपनी पत्नी को याद करके कितना रोए, लेकिन उनका सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनना मुझे बहुत पसंद आया। मुझे उनके अकेलेपन का साथी बनना है। मुझे सच में उनका जीवन साथी बनना है। माया की ये बातें अक्षय और आलोक भी छुप के सुन रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद अक्षय को भी अब लगता है कि उसके पिता को एक साथी की जरूरत है और वो बाहर आकर माया को अपनी माँ तो नहीं लेकिन अपने पिता की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। और आलोक भी समय के साथ माया को अपना लेता है, लेकिन रिया अपनी बहन को अपनी सास नहीं बनने देती, बल्कि एक बहन की तरह ही दोनों अपने ससुराल में रहती हैं। मीशा को मच्छरों की भिन भिन से बहुत गुस्सा आता था। उसे अपने आसपास एक भी मच्छर बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन एक सुबह जब वो आराम से अपने बिस्तर में सो रही थी, तभी अचानक कानों के पास मच्छर के भिन भिनाने की आवाज सुनकर मीशा गुस्से में उठती है और बिना देखे अपनी साइड में से तकिया उठाकर हवा में घुमाते हुए कहती है, आज छोड़ूंगी नहीं तुमको। कमीनों, मेरा खून पी रखा है तुमने। मैं दुखी हो गई हूँ तुमसे। आज मैं तुमको जान से मार दूंगी। ना जिंदा रहोगे ना खून पियोगे। मीशा तकिया हवा में घुमा के जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके बिस्तर के बगल में उसका पति पंकज खड़ा है, जिसके हाथों में चाय का कप था, जो कि मीशा के तकिया घुमाने के कारण उसके ऊपर गिर गया। ये देखकर मीशा बिस्तर से उठते हुए कहती है, ओह, ये क्या हुआ? पंकज जी, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप खड़े हैं। मैंने तो मच्छरों को मारने के लिए तकिया घुमाया था। सारी गरम चाय आपके ऊपर गिर गई। सॉरी। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमको बेड टी देने की सोची। ना मैं ऐसा करता और ना ये होता। आज के बाद ना कभी नहीं दूंगा तुमको, समझी तुम? कभी थप्पड़ मार कर गाल लाल करती है, कभी चाय गिराकर छाती। पंकज इतना बोलकर सीधा बाथरूम में नहाने चला जाता है। और ये सब होने के बाद मीशा खुद से कहती है, इन मच्छरों का तो कुछ करना होगा। जीना हराम किया हुआ है इन्होंने मेरा। कुछ देर में पंकज के बाद मीशा भी नहाकर नीचे हॉल में जाती है, जहाँ उसकी सास कामना
नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है। ये देखकर मीशा कहती है, अरे माँ जी, आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं आ तो रही थी बस। घड़ी में समय देख ले बहू, 9 बज रहे हैं। तू इस समय उठकर आएगी तो नाश्ता कब बनाएगी? अरे तेरे कारण अपने बेटे को भूखा तो जाने नहीं देती, इसलिए मैंने ही नाश्ता बनाया। माफ करना माँ जी, क्या करूँ, ये मच्छरों की वजह से पूरी रात नींद नहीं आती। तुझे ही काटते हैं मच्छर, कभी तू भी उनको काट ले। कामना बोलते हुए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा ही रही होती है। इतने में मीशा को अपनी सास के मुंह के आगे एक मच्छर दिखता है और वो बिना कोई वार्निंग दिए एकदम से ताली मारकर उस मच्छर को मार देती है। लेकिन अपने चेहरे के इतनी पास अपनी बहू के अचानक आए हाथों से डरकर कामना कहती है, बहू ये क्या हरकत है? मुझे हार्ट अटैक से मारना चाहती है क्या तू? नहीं माँ जी, वो तो आपके चेहरे के पास एक बहुत बड़ा मच्छर था, वो आपको काट लेता, आपका खून चूस लेता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। हाँ, अपने होते हुए तू मेरा खून किसी और को थोड़ी चूसने देगी। तूने और तेरी इस मच्छर मारने वाली आदत ने परेशान करके रखा है। दोनों सास बहू की बहस के बीच पंकज आता है और कामना उसको नाश्ता करवा कर ऑफिस भेज देती है। मीशा भी अपने दिन भर के कामों में लग जाती है, लेकिन गुजरते दिनों के साथ मच्छर की समस्या और बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक शाम के समय हॉल में बैठी मीशा की ननद आरती आराम से टीवी देख रही होती है। इतने में उसके गाल पर एक मच्छर बैठ जाता है और मीशा की नजर उस मच्छर पर जाती है तो वो दबे पांव आरती के पास आ रही होती है, जिस पर आरती बोलती है, भाभी क्या हुआ? ऐसे चोरों की तरह दबे पाँव क्यों आ रही हो? आपका खुद का घर है। श्श्श, बोलो मत वरना वो भाग जाएगा। इतना बोलकर मीशा आरती के करीब आती है और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर मच्छर को मार देती है। भाभी आपने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन क्यों? मीशा कुछ बोलती, इतने में एक और मच्छर आरती के दूसरे गाल पर आकर बैठ जाता है और मीशा उसके एक और थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन इस बार ये सब कामना देख लेती है, जो गुस्से में मीशा के पास आकर कहती है, बहू ये क्या हरकत है? तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। माँ, एक बार नहीं 2 बार भाभी ने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारा, वो भी बस टीवी देखने के लिए। माँ जी, मैंने एक्चुअली में आरती को नहीं बल्कि मच्छर को मारा, यही कहना चाहती है ना तू? बहू तेरा ना ज्यादा ही मच्छर मच्छर हो रहा है। तू मच्छर मारने के बहाने हम लोगों पर अपनी भड़ास निकाल रही है। सच्ची माँ जी, मैंने तो सच में मच्छर को मारा। रुको, यहीं कहीं पड़ी होगी उसकी लाश, मैं ढूंढती हूँ। ढूंढ लो भाभी, ढूंढ लो, बाद में अंतिम संस्कार भी कर देना। मेरे गाल तो लाल कर दिए ना आपने। आरती रोते हुए कमरे में चली जाती है और कामना अपनी बहू की ये मच्छर मारने की आदत के चलते उससे बोलती है, बहुत मच्छर लगते हैं ना तुझे इस घर में। रुक, मैं कल सुबह ही प्रेस कंट्रोल वालों को बुलाकर पूरे घर में धुआं करवाती हूँ, ताकि इन मच्छरों से और तेरे वायलेंस से छुटकारा मिले। अगली सुबह पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं और पूरे घर में धुआं धुआं कर देते हैं। कामना और उसका पूरा परिवार घर के बाहर धुआं खत्म होने का इंतजार करता है और जैसे ही धुआं कम होता है, मीशा सबको घर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और सबसे बोलती है, अब से सब ध्यान रखेंगे कि किसी के कमरे की खिड़की खुली नहीं रहेगी। साथ ही कोई दरवाजे से बाहर आएगा जाएगा तो जल्दी से दरवाजा बंद कर देगा। मुझे दोबारा इस घर में मच्छर नहीं चाहिए। ठीक है। तेरे मच्छर मारने के कारण पड़ने वाले थप्पड़ से बचने के लिए हम तो यही आसानी से कर देंगे। सही कहा माँ। अब सभी घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन सुबह के समय बिस्तर पर सोई हुई मीशा के कान के पास एक मच्छर भिनकने लगा और अचानक ही उसकी आंखें खुली। अपनी आंखों के सामने मंडराते मच्छर को देखकर मीशा बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? रुक, तेरी समाधि तो मैं अभी बनाती हूँ। मीशा जैसे ही ताली बजाकर मच्छर मारने गई तो वो मच्छर कमरे से बाहर चला गया। अब उसके पीछे मीशा भी बाहर, मच्छर आगे आगे, मीशा पीछे पीछे। मच्छर घर के दरवाजे से बाहर चला जाता है और मीशा ये देखकर कहती है, अच्छा तो ये दरवाजा खुलने की वजह से अंदर आया था। कोई नहीं, मैं इसको मार कर ही रहूंगी। अब घर के दरवाजे से बाहर निकलकर
मीशा दरवाजे को बाहर से बंद करके मच्छर का पीछा करती है और वो शैतान मच्छर सामने खड़ी पड़ोसन कमला के गाल पर जाकर बैठ जाता है। मीशा भी ये देखकर ना आओ देखती है ना ताओ और कमला के एक थप्पड़ जड़ देती है। कामना की बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। रुक तू अभी, ले तू भी थप्पड़ खा। ये थप्पड़ पहले वाले थप्पड़ का ब्याज। आंटी जी, मैं तो मच्छर को मारने आई थी, आपने मुझे मार कर अच्छा नहीं किया। लो फिर मेरी तरफ से एक थप्पड़। ले फिर तू भी खा। मीशा और पड़ोसन कमला में थप्पड़ थप्पड़ का युद्ध शुरू हो जाता है और ये युद्ध अपनी छत की बालकनी से खड़ी आरती देख रही होती है, जो भागकर अपनी माँ के कमरे में जाकर बोलती है, माँ भाभी ने कमला आंटी को थप्पड़ मार दिया और बदले में आंटी ने भी मार दिया। अब दोनों के बीच थप्पड़ प्रतियोगिता हो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं इस बहू का। इसके लिए प्रेस कंट्रोल भी करवाया, लेकिन ये फिर किसी मच्छर के पीछे निकल गई। चल बेटा, चलकर रोक। दोनों घर के दरवाजे पर आते हैं, लेकिन वो बाहर से बंद होने के कारण खुलता नहीं है और ये देखकर कामना कहती है, आज बहू अपने मरने का इंतजाम करके गई है। माँ, अब क्या होगा? इंतजार, लड़ाई खत्म होने का। कुछ देर में दरवाजा बाहर से खुलता है और कामना और आरती के सामने उजड़े बालों में गालों को लाल किए मीशा खड़ी होती है। साथ ही उसके सर पर कई सारे मच्छर मंडरा रहे होते हैं। उनमें से एक उसके गालों पर आकर बैठता है और तभी आरती भी मच्छर मारने के लिए मीशा को एक चाटा जड़ देती है और कहती है, उप्स, सॉरी भाभी, वो मच्छर था। माँ जी, मुझे रोना है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। बेचारी मीशा, जो अब तक खुद दूसरों को मच्छर के चलते चाटे जड़ती थी, आज खुद भी उन्हीं चाटों का स्वाद चख लेती है। लेकिन कामना को अपनी बहू के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो शाम को अपनी बहू को एक मच्छर मारने वाला रैकेट लाकर देती है और कहती है, बहू ये ले, अब से मच्छर मारने हो तो इस रैकेट से मारियो, करंट लगाकर मर जाएंगे। बाकी मैं मच्छर मारने वाली लिक्विड ले आई हूँ, साथ ही एक क्रीम लाई हूँ जिसको लगाने से तुझे मच्छर नहीं काटेंगे। और हाँ, कल सुबह मेरे साथ घर के आसपास की सफाई कर दियो। अगर कहीं पानी वानी जमा होंगे तो उसको खाली कर देंगे ताकि मच्छर पनपे ही ना। ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने भी मच्छर मारने के चलते कितने लोगों को जाने अनजाने में हर्ट किया। आज जब मैंने खुद ये सहा तो पता चला कि दुख होता है। कोई नहीं बहू, इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। अब किसी के गाल पर कहीं मच्छर दिखे तो खुद मारने की जगह उस इंसान को बोल दियो ताकि तेरे थप्पड़ से वो बच जाए। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। कामना वो हर चीज करती जिससे उसके घर में मच्छर ना हो और उसकी मच्छर मारने वाली बहू मच्छरों को मारने के चक्कर में किसी मुसीबत में ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।